सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, यानी हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर में जो पुस्तक चलती है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा एमए में जो पुस्तक चलती है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, उसके पाठ्यक्रम का भी ये हिस्सा है। इसमें क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इससे आता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए, हॉब्स के प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या कीजिए, हॉब्स के सामाजिक समझौते को स्पष्ट कीजिए, या हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक सुनें, खासकर बीए थर्ड ईयर और एमए के स्टूडेंट्स के लिए। दरअसल सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक जो हैं वो हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों को माना जाता है। इन तीनों विचारकों का मानना था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई, सरकार की जो उत्पत्ति हुई, वो एक समझौते के द्वारा हुई है। जनता ने आपस में मिलकर राज्य को जन्म दिया है। अलग अलग विचार रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, कुछ लोगों का मानना है कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति हुई है, यानी ईश्वर ने राज्य बनाया है। तो उसी क्रम में हॉब्स, लॉक और रूसो का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति न तो दैवीय उत्पत्ति है, न ही राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, बल्कि लोगों ने आपस में मिलकर समझौता करके राज्य बनाया है। तो राज्य को एक सामाजिक संविदा, एक सामाजिक समझौता मानते हैं। हॉब्स 1588 से में पैदा हुए और 1679 तक रहे। लॉक 1632 से 1704 ईस्वी तक रहे। रूसो 1712 ईस्वी से लेके 1778 ईस्वी तक रहे। ये सारे के सारे सामाजिक समझौता विचारक है। इंग्लैंड में हॉब्स और लॉक ने सामाजिक समझौता दिया, रूसो ने फ्रांस में दिया। तो हम इनके विचारों को एक एक करके वीडियोस में समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे हॉब्स को लेके। एक बार हम हॉब्स की पृष्ठभूमि को लेकर बात करते हैं। दरअसल इंग्लैंड के अंदर 1642 ईस्वी से लेकर 1649 ईस्वी तक राजा के समर्थकों और संसद के समर्थकों में युद्ध चला। क्रॉमवेल के नेतृत्व में संसद के समर्थक ये कह रहे थे कि जनता की प्रतिनिधि संस्था संसद है, तो वास्तविक शक्ति संसद के पास होनी चाहिए। राजा के समर्थकों का कहना था कि राजा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का परिणाम है, राजा के पास दैवीय अधिकार हैं और राजा के पास पावर होनी चाहिए। तो ये गृह युद्ध 1642 से लेकर 1649 में हुआ। युद्ध की समाप्ति पर संसद के समर्थक जीते थे और राजा जो था जेम्स प्रथम, उसे फांसी दे दी गई थी। जेम्स को फांसी हुई, संसद के समर्थकों की विजय हुई। हॉब्स जो था वो राजा का समर्थक था, राजतंत्र का समर्थक था। हॉब्स राजा के निरंकुश अधिकारों का समर्थक था, क्योंकि राज परिवार से ताल्लुकात रखता था, राजा के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। तो इसके स्वार्थ जो थे हॉब्स के, वो राजतंत्र के बने रहने से जुड़े हुए थे। तो इसलिए हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता दिया, उसमें के आधार पर वो ये साबित करना चाहता है कि निरंकुश राजतंत्र ही जनता के लिए उचित है। क्यों उचित है, इसके लिए वो बताता है। सबसे पहले वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था थी जो बहुत दयनीय थी। हालांकि रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था आनंदमयी थी, लेकिन हॉब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था आनंदमयी नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था असहनीय थी, जिसके अंदर मनुष्य लगातार संघर्ष करते रहते थे। दरअसल हॉब्स ये साबित करना चाहता है कि अगर राजा नहीं हो, राजतंत्र नहीं हो, तो मनुष्य एक अराजक स्थिति में पहुंच जाएंगे, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। वो कहता है हॉब्स कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन बिल्कुल अकेला था। मनुष्य दरिद्र था, गंदा था, बर्बर और क्षणिक था। यानी न समाज था, न राज्य था, कुछ भी नहीं था। मनुष्य बिल्कुल अकेला था, लड़ता झगड़ता रहता था। इसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन था।
ये निरंतर युद्ध और संघर्ष की अवस्था बोलता है कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध और संघर्ष की अवस्था थी। हॉब्स कहता है कि प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, सुख की प्राप्ति के लिए वह दूसरों पर अधिकार भी जमाना चाहता है, लेकिन वह दूसरों पर अधिकार नहीं जमा पाता, क्योंकि हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर सभी मनुष्यों की शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति लगभग बराबर थी, इसलिए मनुष्य आपस में भयभीत भी रहते थे। मनुष्य को ये डर लगता था कि कहीं ये सामने वाला मुझे मार न दे, लेकिन संघर्ष भी करना पड़ता था, क्योंकि उस समय कोई सरकार और समाज था नहीं, राज्य था नहीं जो दूसरे मनुष्यों को रोक सके। तो संघर्ष की प्रवृत्ति हमेशा रहती थी। उद्योग नहीं थे, कोई बिजनेस नहीं था, इसके अंदर एक ही सिद्धांत था, किल whom you can, टेक what you can। जिसे मार सको उसे मार लो और जिससे जो कुछ छीन सको उसे छीन लो। मनुष्यों की रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं था। हॉब्स अनुमान करने का दोषी नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रारंभिक मनुष्य की अवस्था को देखें तो कुछ न कुछ ऐसी हमें ऐतिहासिक आधार पर ऐसी स्थिति हमें कहीं कहीं प्राप्त होती है कि जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दरअसल हॉब्स ये साबित करना चाहता था कि अगर किसी देश के अंदर राजा नहीं हो, राजतंत्र नहीं हो, एक निश्चित शक्तिशाली सत्ता नहीं हो, तो कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। हॉब्स प्राकृतिक कानूनों को लेकर भी कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ प्राकृतिक कानून थे, लेकिन उस प्राकृतिक कानून क्या थे, उनका आधार क्या था, इसको लेकर वो एक राय नहीं है। हॉब्स कहता है दरअसल प्राकृतिक कानून दूरदर्शिता के परिणाम थे, जो कि लोग कहता है कि प्राकृतिक कानून मनुष्यों की आंतरिक नैतिकता के कानून है। लेकिन हॉब्स ये भी कहता है कि मनुष्य की जो शक्ति है, फिजिकल उसकी पावर है, जो उसकी प्राकृतिक शक्ति है, वो ही उसके प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अवस्था कहता है कि ऐसी युद्ध और संघर्ष की अवस्था थी, उसमें न कोई नैतिकता हो सकती है मनुष्यों में, न कोई जिम्मेदारी हो सकती है, न कोई विचार हो सकती है। जब तक कानून बन के राजतंत्र स्थापित नहीं हो जाता, एक निरंकुश शक्ति के पास पावर नहीं चली जाती, एक निरंकुश राजा जब तक नहीं बन जाता, तब तक किसी भी प्रकार की नैतिकता जिम्मेदारी नहीं हो सकती। मनुष्य का एक ही प्राकृतिक अधिकार था कि हर मनुष्य को अपने जीवन रक्षा का पूरा अधिकार था। अब वो जीवन रक्षा उसको अपनी प्राकृतिक शक्ति के दम पर करनी पड़ती थी। हॉब्स कहता है कि प्रकृति क्या चाहती है। प्रकृति का पहला कानून तो यही है कि हर मनुष्य को शांति कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कानून ये है कि मनुष्यों को दूसरों के साथ मिलकर अपने प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ने को तैयार रहना चाहिए। मनुष्य अगर चाहता है कि शांति कायम हो तो उसे अपने प्राकृतिक अधिकार छोड़ने होंगे, उसे अपनी सारी शक्तियां राजा को सौंपनी होंगी, निरंकुश राजा को देनी पड़ेंगी। तीसरा कानून ये है कि मनुष्य को अपने करार पूरे करने चाहिए। जब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकार छोड़ देता है तो जो वह करार करता है उस समझौते को उसे पूरा करना चाहिए। और चौथा और आखिरी कानून ये है कि मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए, भलाई के बदले भलाई करनी चाहिए। हैलोवेल भी कहते हैं कि हॉब्स के विचारों में कर्तव्य और स्वार्थ एक हो गए हैं। अब जो समझौता हुआ उसकी प्रकृति क्या थी, उसका स्वरूप क्या था। हॉब्स केवल एक समझौते का समर्थन करते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि दो समझौते हुए थे। एक के द्वारा समाज स्थापित हुआ, दूसरे के द्वारा सरकार स्थापित हुई। लेकिन हॉब्स नहीं मानता। हॉब्स कहता है कि समझौता केवल एक हुआ है। वो कहता है कि हम एक काल्पनिक स्थिति की बात करते हैं जब सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो समझौता करके अपनी शक्तियां एक निरंकुश राजा को सौंप देते हैं, एक व्यक्ति को सौंप देते हैं, कुछ व्यक्तियों की संस्था को सौंप देते हैं। तो ये तो मानता है कि समझौते का आधार जनता की इच्छा है, जनता की सहमति है। हॉब्स कहता है कि ये जो सामाजिक समझौता हुआ ये उन मनुष्यों के बीच हुआ जो प्राकृतिक अवस्था में रह रहे थे, और इस समझौते के द्वारा उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर दिया। क्योंकि युद्ध और संघर्ष की अवस्था थी, हर कोई भयभीत था, पीड़ित था कि कोई दूसरा मेरे प्राण ना ले ले। तो उस पीड़ा से मुक्ति के लिए, उस भय और संघर्ष की अवस्था की समाप्ति के लिए सब मनुष्यों ने मिलकर यह समझौता किया। समझौता क्या होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस अमुक व्यक्ति या अमुक समिति को सौंपता हूं और उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देता हूं, बशर्ते कि तुम भी अपना अधिकार उसे सौंपो और उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दो।
यानी व्यक्ति क्या करता है, वो कहता है कि मैं खुद के ऊपर शासन करने का अधिकार, यानी मैं अपने ऊपर जो मेरा अधिकार है वह इस आदमी को, जिसे वह राजा मानता है, या इस समिति को सौंप देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम सब भी, तुम जो सारे यहां इकट्ठे हो, सारे के सारे मनुष्य अपने इन प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ दो, तब मैं इस शर्त के ऊपर अपने सारे प्राकृतिक अधिकार छोड़ता हूं। अब इस बात को सब मान लेते हैं, क्योंकि सब डरे हुए थे, सब भयभीत थे, सबको अपने जीवन की पड़ी थी, सब चाहते थे कि ये युद्ध और संघर्ष की अवस्था जो है, ये निरंतर युद्ध के संघर्ष की, ये दरिद्रता की अवस्था, ये एकाकीपन की अवस्था समाप्त हो। तो इस कारण सब इसको मान लेते हैं। तो इस आपके समझौता समझ में आया होगा कि प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति के लिए लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मैं छोड़ देता हूँ। हर आदमी ने ये शपथ ली, ये समझौता किया, बशर्ते कि तुम सब भी अपने अधिकारों का त्याग करके इस व्यक्ति को या इस समिति को शासन सौंप दो। इट इज एज इफ एवरी मैन शुड से टू एवरी मैन, आई ऑथोराइज एंड गिव अप माई राइट ऑफ governing myself to this man or this assembly of men on condition that thou give up the right to him and authorize all his actions in like manner। अब व्यक्ति ने अपने सारे के सारे प्राकृतिक अधिकार शासक को सौंप दिए हैं। हालांकि होब्स ये भी कहता है कि ये समझौता लोगों ने मिलकर किया था, लोगों की सहमति के परिणाम स्वरूप हुआ था। लेकिन होब्स ये भी कहता है कि जिस व्यक्ति या समिति को अधिकार सौंपे वह शासक खुद इस समझौते का हिस्सा नहीं है, वो इस समझौते में भाग नहीं लेता, उसने कोई आश्वासन जनता को नहीं दिया, लोगों ने अपनी इच्छा से ही उस व्यक्ति को अपने अधिकार सौंपे हैं। वह उस समझौते को किसके लिए कोई शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, वह खुद किसी कानून से नहीं बंधा हुआ, वह निरंकुश है। और जनता ने जब एक बार उसे अपने शक्ति और अधिकार दे दिए हैं तो जनता उन्हें वापस नहीं ले सकती। इसका मतलब है जनता को उस शासक, उस व्यक्ति के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं है जिसे जनता ने अपने अधिकार सौंपे हैं। होब्स मानता है कि राज्य और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं है। अगर लोग समझौते को भंग करते हैं तो इसका परिणाम मतलब होगा कि उन्हें उस प्राकृतिक अवस्था में जाना होगा। तो जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो संप्रभु से, वो उस शासक से, उस निरंकुश व्यक्ति से अपने अधिकारों की मांग करे, क्योंकि उस निरंकुश व्यक्ति ने नहीं कहा था कि आप ऐसा समझौता करो। वो निरंकुश व्यक्ति उन्हें कोई आश्वासन भी नहीं देता। लोग अपनी मर्जी से अपने अधिकारों का त्याग करके उसे देते हैं, इसलिए वह खुद किसी कानून से नहीं बंधा हुआ। वो कहता है कि इस समझौते को यदि नहीं माना जाए तो केवल सरकार नहीं बदलती, राज्य भी नष्ट हो जाता है, समाज में अराजकता फैल जाएगी, वो प्राकृतिक अवस्था जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी जब कोई सरकार नहीं होती, जब कोई राज्य नहीं होता, जब कोई संप्रभु या निरंकुश राजा नहीं होता, तब कोई समाज भी नहीं होता। उस वह समाज में अराजकता फैल जाएगी, लोग पुनः युद्ध की स्थिति में आ जाएंगे। संप्रभुता के बारे में अब बात करते हैं। संप्रभुता के बारे में होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो लोग थे वो आपस में युद्ध कर रहे व्यक्तियों के झुंड मात्र थे। दरअसल होब्स के सामने समस्या ये थी कि व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय कैसे बन सकता है जिसमें सबकी इच्छा हो, और इसका समाधान वह सामाजिक समझौते के रूप में पाते हैं, जिसमें लोग मिलकर अपने एक राजा को चुनते हैं जो एक ही इच्छा के रूप में समाज पर शासन करता है। इसमें सब लोगों की इच्छाओं का स्थान उस व्यक्ति की इच्छा ले लेती है, वह उन सभी लोगों का प्रतिनिधि होता है। होब्स कहता है भाई वो जनता का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? इसके जवाब में होब्स ने कहा कि यथार्थ व्यक्ति और कल्पित व्यक्ति के बीच में कानूनी अंतर है। राजा या निरंकुश सम्राट जिसके पास अधिकार और जिम्मेदारियां हो वो कल्पित व्यक्ति है, वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करता है। सभी की इच्छाएं उस व्यक्ति की इच्छा में निहित है, उस व्यक्ति की इच्छा सभी कानूनों से ऊपर है। इस दिशा में हर व्यक्ति का विचार ये होगा कि मेरा जो प्रतिनिधि कुछ करता है वह मेरे द्वारा किए गए कार्यों के समान है और उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। यानी होब्स ये कहता है कि संप्रभु सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है,
उसके आदेश ही कानून है, संप्रभु के आदेश ही कानून है। लेकिन वह खुद सभी कानूनों से ऊपर है, क्योंकि उसने प्राकृतिक अवस्था से जब सामाजिक समझौता हुआ तो उसने खुद भाग नहीं लिया था, उसने जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया। ये तो जनता को गरज थी कि उन्होंने अपने अधिकार किसको सौंपे थे, संप्रभु को सौंपे थे। तो हॉब्स का यह कहना है कि जो संप्रभु है उसकी संप्रभुता पूर्ण है, अविभाज्य है, अदेय है। वह अपनी सत्ता किसी को नहीं देता, उसकी सत्ता के टुकड़े नहीं किए जाते। सत्ता जब आती है तभी समाज बनता है, जब संप्रभु नहीं था तो कोई समाज भी नहीं था। संप्रभुता में ही राज्य का मौलिक तत्व है। हॉब्स कहता है शासक एक हो सकता है, कुछ हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, लेकिन वह राजतंत्र को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि उसका मानना था कि राजा का जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो जनता के हित के साथ घुल मिलकर एक हो जाता है। अनेक प्रकारों की सरकारों की बजाय राजतंत्र में ज़्यादा सुविधाजनक कार्य होता है और राजा के तौर तरीके स्थायी होते हैं। तो राजतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। दरअसल हॉब्स राजा का समर्थक था, इसलिए वह राजा के शासन को ही सही साबित करना चाहता है। उसके तर्कों में कुछ बल भी है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि उसका असली उद्देश्य राज्य की निरंकुशता का समर्थन करना था। लेकिन होब्स के साथ दिक्कत क्या हुई कि जब उसने सामाजिक समझौते के आधार पर यह कहा कि लोगों ने मिलकर समझौता किया और उस समझौते के परिणाम स्वरूप राजा अस्तित्व में आया, तो उसे उस समय इंग्लैंड के जो राजतंत्र के समर्थक थे उनसे भी होब्स को समर्थन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस समय निरंकुश राजतंत्र के समर्थक ये मानते थे कि राजा की शक्ति का आधार उसके दैवीय अधिकार हैं। राजाओं को देवताओं से अधिकार मिला है शासन करने का, और इस सामाजिक समझौते में दैवीय अधिकारों के सिद्धांत पर कुठाराघात किया गया, दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया गया और यह कहा गया कि सामाजिक समझौते से राज्य बना, न कि देवताओं की इच्छा से। तो जो निरंकुश राजतंत्र के उस समय के समर्थक थे वो होब्स के विरोधी हो गए, और जो संसद के समर्थक थे, जो लोकतंत्र के समर्थक थे, वो इसलिए विरोधी हो गए क्योंकि वो राजतंत्र का समर्थन करता है, निरंकुश राजतंत्र का। तो हॉब्स को बहुत ज़्यादा समर्थन उसके विचारों को उस समय नहीं मिला। कई बार मजाक में कहा भी जाता है कि लोकतंत्र पर पहला लोकतंत्रीय आघात हॉब्स ने ही किया है। हॉब्स ये कहता है कि उसका जो राजा है वह सर्वोच्च विधायक है, वह अपनी प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वह उनका प्रतिनिधि है। वह नैतिक भूल भले ही कर डाले पर कानूनी अन्याय उससे हो नहीं सकता, और अपने कामों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है, केवल परमात्मा के प्रति जिम्मेदार है। वह ये कहता है कि राजा कोई गलती कर ही नहीं सकता, राजा सभी कानूनों से ऊपर है। यद्यपि उसके आदेश कानून है, लेकिन वो कानून उसके खुद के ऊपर लागू नहीं है। वो सभी कानूनों से ऊपर है, वो सभी करारों से ऊपर है, सभी वादों से ऊपर है। वह सेना का सर्वोच्च सेनापति है। समाज में कौन सा धार्मिक विश्वास प्रचलित होगा यह भी राजा ही तय करेगा, कोई और तय नहीं करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो ये है कि हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का वर्णन करो। तो बताया गया है स्पष्ट रूप से प्राकृतिक कानून क्या थे। ये बताया गया है कि प्राकृतिक कानून ये है कि प्रकृति ये चाहती है कि सभी मनुष्य शांति से रहें, लेकिन मनुष्य शांति से तभी रह सकते हैं जो अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करें। प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने के बाद वो अपने करार का पालन करें। तो ये सारे प्राकृतिक कानूनों की बात हॉब्स ने की है। सामाजिक समझौते के स्वरूप की अपन बात कर चुके हैं, और संप्रभुता के बारे में हॉब्स के विचार थे, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये बहुत उपयोगी वीडियो है, तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और गवर्नमेंट कॉलेज की यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।